नमस्कार साथियों, अपन लोग पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें आज पढ़ेंगे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि स्विट्जरलैंड को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो वो किन कारणों से कहा जाता है, उन कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम विस्तृत तौर से अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंटों के तहत अपन इस चीज को समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैंने यह लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ, यानी कि ये बात जो है पेपर की दृष्टि से अपन देखें इस टॉपिक को, तो साथियों पेपर में आपके 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 3 तरह के प्रश्न इसमें प्रस्तुत होते हैं। यानी कि 2 नंबर का सवाल इसमें आपको पूछा जा सकता है, 5 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, या बड़ा 20 नंबर का निबंधात्मक सवाल इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे 2 नंबर का सवाल इसमें आपसे पूछे हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ समझाइए आप, ठीक है, 2 लाइन में। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ अपन को समझना है। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन कौन से हैं, ठीक है ना, यानी कि उपकरण, यानी कि 3 उपकरण यहाँ मुख्यतः है, लोकसभाएं हैं, जनमत संग्रह है और आह्वान है, ठीक है। 3 बिंदु हो गए यहाँ। लोकसभाओं के बाद में जनमत संग्रह है। तो जनमत संग्रह जो होता है वो 2 प्रकार का यहाँ मैंने लिखा है, अनिवार्य जनमत संग्रह और ऐच्छिक जनमत संग्रह, ठीक है। इसको दोनों का आपको समझना है। फिर नीचे मैंने लिखा है कि जनमत संग्रह के गुण व दोष, यानी कि जनमत संग्रह के गुण भी हैं और कुछ कमियां भी हैं, जनमत संग्रह की गुण और दोष कमियां भी हैं। तीसरा बिंदु जो है अपना आरंभक भी 2 प्रकार का है, आंशिक आरंभक के द्वारा संशोधन हो सकता है, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन, और आरंभक के गुण और दोष मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु जो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क, यानी कि दोनों बिंदु जो है आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो उसके गुण तो क्या है, दोष क्या है, यानी पक्ष या विपक्ष में तर्क, ठीक है। तो जो इस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार से आपको जो है घुमा फिरा कर जो है परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है सीधा सामर्थ्य यहाँ आपको बताऊं एक लाइन में, तो स्विट्जरलैंड में जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी कि कानून जब बनाया जाता है किसी विधेयक के बारे में, तो उस विधेयक के बारे में जनता सीधा स्थान अपना रखती है, यानी कि जनता के द्वारा वो कानून में उस कानून में सीधा हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता है। यानी कि वो कानून जनता के द्वारा भी मसौदा पेश करके वहां के विधानमंडल को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है कानून प्रक्रिया में स्विट्जरलैंड की जो जनता की सीधी भागीदारी होती है, सीधा हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार से जो इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। अब इसको विस्तृत तौर से यहाँ देखते हैं कि प्रजातंत्र की परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। उसने कहा था कि यह वह सरकार है जो जनता की हो, जनता के लिए हो, जनता द्वारा चलाई जाती है। अमेरिका, जापान, फ्रांस तथा भारत तथा इंग्लैंड में प्रजातंत्र तो पाया जाता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष है। यानी कि जैसे अमेरिका की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, यहाँ जनता द्वारा शासन नहीं चलाया जाता, जनता के जो विधायक हैं, सांसद है, जनता द्वारा चुने हुए कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा यहाँ शासन चलाया जाता है। वहां पर जनता की सरकार है और जनता के लिए, परंतु जनता द्वारा नहीं चलाई जाती है। लेकिन यहाँ तो प्रजातंत्र तो है, लेकिन जो शासन है वो सीधा जनता के द्वारा नहीं चलाया जाता। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि वहां उसका व्यापक प्रयोग होता है। वहां जनता स्वयं कानूनों का निर्माण एवं नीतियों का निर्धारण करती है। यानी कि जो जनता को अधिकार दिया गया है वहां तो स्वयं कानून का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करती है। एक विचारक है वो कहते हैं कि स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है। यानी कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों के संबंध में वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है, सेवक की भांति है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है तथा नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। यानी कि जो राज्य की जो समस्याएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराने की कोशिश यहाँ करता है। इसमें नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और वे प्रशासन कला के प्रति चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार जो स्विट्जरलैंड को
का घर कहा जाता है, यानी कि जो जनता की है कानूनों में सीधी भागीदारी वहां होती है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। अब देखते हैं दूसरा बिंदु कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन कौन कौन से हैं। यहाँ हमने 3 साधन बताए हैं, लोकसभाएं बताई हैं, जनमत संग्रह बताया है और आरंभ बताया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोकसभाओं का अर्थ क्या है, यानी कि पहली विधि, ठीक है, जिसके द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभाओं के द्वारा इनकी सभाएं होती हैं जो जनता के लिए, तो उसमें जनता जो है सीधे रूप से भाग लेती है। कैंटोनों में लोकसभाओं के निर्माण तथा उनसे सीधे रूप से भाग लेकर करते हैं, यानी कि कैंटोनों में शासन कार्य में भाग लेते हैं, कैंटोनों में लोकसभाओं के निर्माण तथा उनमें सीधे रूप से भाग लेकर करते हैं, यानी कि कौन भाग लेता है, यहाँ जनता भाग लेती है। इस प्रकार की लोकसभाएं जिन कैंटोनों में है वहां कैंटोनों के सब स्वतंत्र नागरिक उन सभाओं के सदस्य होते हैं। इन सभाओं की वार्षिक बैठकें होती हैं जो साधारणतः उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार व्यवस्थापिकाएं कार्य करती हैं, यानी कि जो सभाएं होती हैं वो उसी प्रकार से कार्य करती हैं जैसे राज्य की विधानसभाएं लोकसभाएं कार्य करती हैं, उसी प्रकार से। लोकसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग केवल कैंटोनों में होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो हस्तक्षेप है उसका जो कार्य है वो यहाँ कैंटोनों में अधिक होता है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं यहाँ जनमत संग्रह। दूसरी विधि जिसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि जनता के राय जानने का एक तरह से अधिकार है जनमत संग्रह का तात्पर्य। जनमत संग्रह इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक व अन्य साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेते हैं, यानी कि किसी चीज या कानून के मसौदे पर अपना मत प्रकट करना यहाँ जनमत संग्रह कहलाता है। साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेते हैं। इसका प्रयोग केंद्र व कैंटन दोनों में ही होता है, यानी कि जो जनमत संग्रह है उसका प्रयोग केंद्र में भी होगा और यहाँ कैंटन जो राज्य के लिए परिभाषित शब्द है। नए स्विस संविधान के अनुच्छेद 140 में अनिवार्य जनमत संग्रह तथा अनुच्छेद 41 में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 140 और 41 में जो है अनिवार्य जनमत संग्रह और ऐच्छिक जनमत संग्रह दो प्रकार के जनमत संग्रह यहाँ बताए गए हैं। तीसरी विधि और देख लेते हैं, यानी कि आरंभक। जनता के द्वारा एक कानूनों का मसौदा तैयार करके यहाँ व्यवस्थापिका या कैंटोनों को सौंपा जाता है, तो इसको यहाँ आरंभक का नाम दिया गया है। तीसरी विधि जिसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नागरिक होने का अधिकार प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो अधिकार उनको दिया गया है इस चीज का वो प्रयोग करते हैं आरंभ के माध्यम से। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के मसौदों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनकी कानून का मसौदा बनाकर वो सरकार को पेश कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केंद्र व कैंटन दोनों में ही होता है। नए स्विस संविधान के अनुच्छेद 138 व 139 द्वारा आरंभ के प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 138 और 139 में आरंभ के प्रावधान किया गया है। उसमें आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन दो प्रकार से यहाँ हो सकता है और आरंभ के गुण और दोष भी यहाँ बताए गए हैं, यानी कि क्या आरंभ के गुण और दोष यहाँ होंगे। ठीक है, तो साथियों अब अपन देखते हैं यहाँ जनमत संग्रह जो दो प्रकार का मैंने बताया, अनिवार्य जनमत संग्रह और ऐच्छिक जनमत संग्रह। ठीक है, तो जनमत संग्रह जो है अभी मैंने इसका अर्थ बताया कि किसी कानून के मसौदे पर अपना मत प्रकट करना है, यानी कि उसके पक्ष में कितने हैं विपक्ष में कितने हैं, तो इस प्रकार की जो विधि है यहाँ जनमत संग्रह कहलाती है। ठीक है, यानी कि जनता का मत जानने की कोशिश करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग की पहली विधि जिसे केंद्र में काम में लाया जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यक सम्मति मांगी जाए, अर्थात विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित या पारित विधेयक पर जनता की सम्मति ली जाए, यानी कि विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर जनता की राय जानने की कोशिश करना यहाँ जनमत संग्रह है। यदि मतदाताओं के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाए तो वह स्वीकृत समझा जाएगा, यानी कि अगर उसके पक्ष में लोग अधिक हैं बहुमत है तो उसको स्वीकृत समझा जाता है, अन्यथा अस्वीकृत। जैन अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका द्वारा पारित संवैधानिक या कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते
सकते हैं, यानी कि उस कानून को जो है जनता स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनिवार्य जनमत संग्रह, इसको दो भागों में बांटा गया है, अनिवार्य और ऐच्छिक। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ अनिवार्य जनमत संग्रह। स्विस संविधान में संशोधन, चाहे पूर्ण संशोधन हो अथवा आंशिक संशोधन, तब तक स्वीकार नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उसका समर्थन नहीं हो, यानी कि जनमत संग्रह क्या उसका समर्थन प्राप्त न हो तब तक जो है किसी भी प्रकार का जो संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। स्विस संविधान के अनुच्छेद 195 में कहा गया है कि संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाले स्विस नागरिकों का बहुमत तथा कैंटोनों का बहुमत उसे स्वीकार कर ले। यानी कि स्विट्जरलैंड के संविधान में कहा गया है कि संविधान में तब तक चेंजिंग नहीं होगा जब या उस पर या तो जनता अपना बहुमत प्रकट नहीं कर दे या जो कैंटन है उनको स्वीकार नहीं करे, यानी कि कैंटनों के द्वारा भी वो पास होना जरूरी है। यानी कि उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाले नागरिकों का बहुमत तथा कैंटनों का बहुमत उसे स्वीकार कर ले, यानी कि कैंटन और जो जनता है उसको बहुमत के द्वारा स्वीकार करना जरूरी होगा, तभी उसमें चेंजिंग होगा। संविधान की इस व्यवस्था का अर्थ है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह द्वारा उस संशोधन का समर्थन नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से अनिवार्य जनमत संग्रह। पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि अगर पूर्ण संविधान संशोधन करना है तो जनमत संग्रह के लिए दो परिस्थितियां बताई हैं यहाँ। प्रथम कि यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यानी कि जो संघीय सदन के दो सदन है तो उसमें से एक सदन के द्वारा वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसके संबंध में दोनों सदनों में अगर मतभेद हैं। द्वितीय, यदि संशोधन प्रस्ताव 10 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि 10 लाख मतदाताओं के द्वारा जो उसको स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं द्वारा आरंभ के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख एवं कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। यानी कि अगर संविधान में आंशिक संशोधन करना है तो 1 लाख मतदाताओं द्वारा आरंभ के रूप में संघीय संसद के पास भेजा, यानी कि 1 लाख मतदाता है जो उस पर हस्ताक्षर करके उसको संघीय संसद के पास भेजते हैं। फिर जो संघीय संसद है उसको उस पर जनमत संग्रह करवाती है और कैंटनों के पास भेजती है, यानी कि कैंटनों को प्रस्तुत करती है। संघीय संसद अपनी ओर से स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रारूप तैयार कर सकती है। अगर संघीय संसद इस प्रकार के प्रारूप को अस्वीकृत कर सकती है तो संघीय जो संसद है अपनी ओर से भी इसमें कुछ सुधार वो कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रारूपों पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो जो वो प्रस्ताव है वो स्वीकृत समझा जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाती है। अब अपन देखते हैं ऐच्छिक जनमत संग्रह। ठीक है, अनिवार्य जनमत संग्रह के बाद अपन देखते हैं ऐच्छिक जनमत संग्रह। इसमें क्या है? ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए सन 1854 में की गई थी। इसके अनुसार स्विस संविधान के 89वें संशोधन के अनुसार संघ में सब कानून तथा सब पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों के लिए आवश्यक है कि उन्हें जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि मत देने का अधिकार रखने वाले यानी कि जिन लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया है 30,000 स्विस नागरिक या 8 कैंटनों के 30,000 स्विस नागरिक ऐसे विषय में ऐसी मांग करें, यानी कि जिनको मतदान का अधिकार दिया गया है ऐसे 30,000 लोग ऐच्छिक संशोधन की मांग करें। ऐसी मांग के लिए 90 दिन का समय नियत किया गया है और किसी कानून या आदेश के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर ऐसी मांग कर दी जाए तो उस कानून या अध्यादेश के विषय में जनमत संग्रह कराना आवश्यक समझा गया है। यानी कि 30,000 मतदाता उसका समर्थन करेंगे
90 दिन के लिए रखी गई है, यानी कि उस पर जो है 90 दिन में जन्म संग्रह कराना यहाँ जरूरी है। नए संविधान के अनुच्छेद 41 में ऐच्छिक जन्म संग्रह का प्रावधान किया गया है। 50,000 नागरिक या 8 कैंटन में से किसी भी जन्म संग्रह की मांग कर सकते हैं, या तो 8 कैंटनों के द्वारा या 50,000 नागरिकों के द्वारा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो नए संविधान में भी यहाँ की गई है। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए, यानी इस प्रकार की जो मांग है 90 दिन की समय सीमा इसमें रखी गई है। तो इस प्रकार का जो है ऐच्छिक जन्म संग्रह। अब देखिए जन्म संग्रह तो 2 प्रकार का हो गया, अनिवार्य भी हो गया, ऐच्छिक भी हो गया, लेकिन जन्म संग्रह के क्या तो गुण है, क्या दोष, यानी कि कमियां क्या है, उसके लाभ क्या है, उन पर भी एक बार अपन यहाँ नजर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जन्म संग्रह के गुण अपन यहाँ देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो जन्म संग्रह के द्वारा जो है उस विधेयक या कानून के मसौदे पर जो जनता की राय या जनता की वास्तविक इच्छा ज्ञात की जाती है, बोजर ने जन्म संग्रह को राजनीतिक स्थिति जानने का सर्वश्रेष्ठ बैरोमीटर कहा है। यानी कि सबसे पहला गुण है कि उस चीज पर जो जनता की राय जानी जाती है, ठीक है, यानी कि वो जनता की नजर में सही है या गलत। तो सबसे पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत जन्म संग्रह द्वारा धारण करता है, यानी कि लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता का जो विकास है इससे डेवलपमेंट होता है। तीसरा जो है जन्म संग्रह द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम होती है, यानी कि राजनीतिक दलों जैसे भारत के संदर्भ में बात करूं, इस प्रकार का जो लेखा जोखा है, कानून का मसौदा है, राजनीतिक दल आपस में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी कुछ कमियां बताते हैं, तो इसमें यहाँ जनता सीधे रूप से भाग लेती है। तो तीसरा फायदा यह होगा है कि वहां राजनीतिक का इंटरफेयर इस मामले में नहीं होता। जन्म संग्रह व्यवस्था शासक तथा नागरिकों के बीच जो है निकटतम संपर्क स्थापित करती है, यानी कि जो शासक है, सरकार और जनता के बीच है, उनमें निकट संबंध यहाँ स्थापित होने की कोशिश रहती है। एक बिंदु है कि जन्म संग्रह की व्यवस्था के कारण विधायिका सदा सतर्क एवं सावधान रहती है, यानी कि जन्म संग्रह की व्यवस्था के कारण जो विधायिका सदैव सावधान यहाँ रहती है। तो ये तो हो गए यहाँ जन्म संग्रह के गुण। अब कुछ कमियां हैं, यानी कि जन्म संग्रह की क्या क्या कमी है वो अपन यहाँ देखते हैं। कि जन्म संग्रह के सबसे बड़ी कमी एक तो यह है कि यहाँ विधायिका का महत्व कम हो जाता है, यानी कि अगर जनता सीधे रूप से भाग लेती है तो सीधा सा तात्पर्य है कि यहाँ विधायिका का महत्व अपने आप कम हो जाता है। विधायिका के सदस्य विधायी कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, वे विधि निर्माण में कम रुचि लेने लगते हैं। तो सबसे बड़ी कमी एक तो ये हुई। दूसरी जो कमी है कि जन्म संग्रह द्वारा अंतिम उत्तरदायित्व जनमत पर डाला जाता है, तो यथार्थ में अमुक्त है, यानी कि जनता की इसमें सीधी भागीदारी इतनी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है विधि निर्माण का कार्य इतना जटिल है कि इसे सामान्य जनता समझ नहीं पाती। नंबर 4 है कि जन्म संग्रह में विधेयक के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई विधेयक या तो स्वीकार किया जाता है या रद्द किया जाता है। बार बार मतदान में भाग लेने से जनता में मतदान की रुचि नहीं होती, यानी कि मतदान के प्रति वो उदासीन या अरुचि देते हैं। तो ये इसकी 4-5 जो है वो कमियां हैं। तो ये हो गया जन्म संग्रह का गुण और दोष। अब इसका साथ ही तीसरा गुण देखते हैं अपन यहाँ आरंभ को भी बोल रहे हैं। यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन, यानी कि जनता के द्वारा जो कानूनों का मसौदा तैयार करके विधानमंडल के पास या केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, तो उसको यहाँ आरंभक की संज्ञा दी गई है। तो देखते हैं आरंभक। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान के संशोधन या पुनर्निरीक्षण के संबंध में आरंभ की व्यवस्था की गई है, साधारण कानूनों के संबंध में नहीं। आरंभ के द्वारा जनता को अधिकार दिया गया है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे, यानी कि आरंभ के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया गया है कि किसी कानून के मसौदे को वो तैयार करे, किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे, अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से इस बात की मांग करे, या प्रस्ताव के रूप में जो है विधानमंडल से इस प्रकार की मांग वो करे, या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर जनमत संग्रह किया जाए। इस प्रकार आरंभक से अभिप्राय है जनता की विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, यानी कि विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित कराने का अधिकार
कहा, जिसको आरंभक की संज्ञा यहाँ दी गई है। यह ध्यान देने योग्य की बात है कि साथियों के आरंभक द्वारा नागरिकों को सिर्फ संविधान में संशोधन करने की मांग का अधिकार है, यानी कि आरंभक इस बात की गारंटी देता है कि आरंभक का प्रयोग नहीं किया जाएगा जहां संविधान में संशोधन करना हो। साधारण विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, यानी कि साधारण जो कानून है उन पर संशोधन के लिए आरंभक का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता। संशोधन के लिए आवेदन पत्र पर कम से कम 50,000 नागरिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हो, यानी कि 50,000 नागरिकों का उसको समर्थन होना जरूरी है, या जिनका संग्रह 6 माह के अंदर काल में किया गया हो। तो इसमें भी 2 प्रकार के संशोधन मैंने लिखे हैं यहाँ, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन। देखते हैं यहाँ, यदि 1 लाख मतदाताओं ने, सबसे पहले आंशिक संशोधन यहाँ देखते हैं अपन, यदि 1 लाख मतदाताओं ने संशोधन प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करके दिया है, यानी कि 1 लाख मतदाता जो है उन्होंने किसी कानून का मसौदा प्रारूप तैयार करके दिया है और उस पर दोनों सदन सहमत हैं, यानी कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट अगर दोनों इस पर सहमत हैं तो प्रस्ताव पर जनमत संग्रह किया जाए, तो उस पर जो प्रस्ताव पर है जो जनमत संग्रह करवाया जाएगा। और यदि वह तैयार नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा संशोधन पर स्वीकृति लेने से पूर्व उस पर जनता की सहमति लेनी होगी। तो ये तो हो गए एक तरह से आंशिक संशोधन। दूसरा देखते हैं पूर्ण संशोधन। यदि 1 लाख मतदाताओं ने आरंभक द्वारा संविधान के पूर्ण संशोधन की मांग की हो, यानी कि संविधान के पूर्ण संशोधन की मांग की हो, या यदि पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव का आरंभक किसी एक सदन ने किया हो परंतु दूसरा सदन उससे सहमत न हो, तो उन दोनों दशाओं में भी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी कि एक सदन सहमत है और दूसरा सदन असहमत है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ प्रस्तावित संशोधन जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, यानी कि जनता के सामने जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि इसमें पूर्ण संशोधन की जरूरत है अथवा नहीं। दूसरा है कि सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृति होने पर संघीय विधानमंडल का पुनर्निर्वाचन होगा या कैंटनों के बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो है पूर्ण संशोधन के लिए जो है प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ कुछ अपन आरंभ के गुण और दोष भी देख लेते हैं, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आरंभ के गुण कौन कौन से यहाँ, कि आरंभ द्वारा जनता विधायिका को आवश्यक विधियों को पारित करने के लिए यूज करती जिनकी वह अपेक्षा कर रही होगी, यानी कि आरंभ के द्वारा जो है जनता यहाँ विधायिका को विवश कर सकती है, दबाव बना सकती है कि विजयनिंग हो सके, ठीक है, यानी कि विधायिका पर जो है जनता यहाँ दबाव बना सकती है। तो इस प्रकार का ये गुण है। आरंभ द्वारा कभी कभी जनता उत्कृष्ट योजनाएं प्रस्तुत कर सकती है, यानी कि जनता भी कुछ उत्कृष्ट योजनाएं बनाकर जो है विधानमंडल को यहाँ प्रस्तुत कर सकती है। आरंभ द्वारा विधायक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है, यानी कि जो विधायिका है वो अपने कर्तव्यों के प्रति यहाँ बिल्कुल चुस्त रहती है एक तरह से, ठीक है ना, एक्टिव रहती है यहाँ। आरंभक है विधायिका की भूलों का एक तरह से उपचार, तो ये तो हो गए इसके गुण। फिर देखते हैं आरंभक के दोष कौन कौन से हैं, कि जनता में विधेयक का प्रारूप तैयार करने की योग्यता नहीं होती, अतः आरंभक के द्वारा जो संशोधन या विधियां निर्मित होगी वह जटिल व दुष्पूर्ण होगी, यानी कि इसकी जो कमियां हैं कि जनता जो है इतनी योग्य नहीं होगी या उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि वो इस प्रकार से कानून का मसौदा तैयार करके वो विधायिका को दे सके। दूसरी, आरंभ की प्रथा से पेशेवर राजनीतिज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, उन्हें जनता को भड़काने या गलत रास्ता बताने का अधिकार मिल जाते हैं, यानी कि पेशेवर जो राजनीतिज्ञ हैं उनका हस्तक्षेप यहाँ बढ़ जाता है। आरंभ की विधि अत्यंत विलंबकारी एवं खर्चीली होती है, आरंभ के द्वारा जो विधि अपनाई जाती है जनता के द्वारा उसमें वैसा धन पैसा बहुत खर्च होता है, इस प्रकार की जो कमियां है। तो साथ ही आपको अगर आरंभ के बारे में पूछा जाता है तो आंशिक संशोधन, पूर्ण संशोधन, आरंभ के गुण और दोष आपको यहाँ लिखने हैं। अब साथ ही अपन यहाँ बात करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष में तर्क और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं उनको अपन यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो साथ ही यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं। मैं आपको यहाँ बोल के बताता हूँ कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
का सबसे बड़ा पक्ष या लाभ जो है वो एक तरह से है कि यह लोकतंत्र का एक विशुद्धतम रूप है, यानी कि लोकतंत्र में किसी प्रकार इसमें कमी नहीं पाई जाती। लोकतंत्र का सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना एक वरदान ही है। ठीक है, तो एक तरह से लोकतंत्र का जो है विशुद्ध रूप इसमें पाया जाता है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं कि सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि यहाँ होती है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के द्वारा जो है सरकार के उत्तरदायित्व में हमेशा लगातार वृद्धि होती रहती है। सरकार अपना कार्य बुद्धिमानी समझती है। ठीक है, तीसरे पक्ष की अपन बात करते हैं कि नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत हो, यानी कि नागरिकों में जो है देश प्रेम की वृद्धि या स्वाभिमान की जो भावना है वो प्रबल रहती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों के अंदर आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना जागृत करता है। नागरिक समझते हैं कि वे भी शासन में महत्वपूर्ण है, यानी कि जो नागरिक हैं वो समझते हैं कि हमारी जो भूमिका है वो शासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विधायिका की निरंकुशता पर इससे अंकुश लगा रहता है, यानी कि विधायिका जो है अपने मन मर्जी से कानूनों का निर्माण यहाँ नहीं कर सकती। और एक जो है बिंदु यहाँ दोहरे लाभ की स्थिति रहती है। जनमत जनता के विरुद्ध विधानमंडल की निरंकुशता को रोकने का कार्य करता है और आरंभिक विधानमंडल की भूलों का उपचार यहाँ करता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थन में पक्ष में तर्क हो गए। कौन कौन से हो गए कि लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप पाया जाता है, सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि यहाँ पाई जाती है, नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होती है, विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश यहाँ लगा रहता है और दोहरे लाभ। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं वो भी यहाँ मैं बोल के यहाँ बताता हूँ आपको कि विपक्ष या विरोध में तर्क है कि व्यवस्थापिका का स्थान गौण होना, यानी कि व्यवस्थापिका की जो स्थिति यहाँ गौण हो जाती है, नागरिकों का सीधा हस्तक्षेप कानून बनाने में हो जाता है। तो इसका ये विपक्ष में तर्क या विरोध में तर्क हो गया कि व्यवस्थापिका का जो स्थान इससे गौण हो जाता है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से शासन में विलंब होता है। इस प्रकार से विलंब होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र विलंब करने वाली प्रक्रिया है। एक कानून बनने पर 3 माह तक उस पर जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है, यानी कि जनमत संग्रह उस पर कराया जाता है, उसमें समय बहुत लगता है। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है कि समस्त जनता से शासन कला की आशाएं व्यक्त, यानी कि जनता इतनी परिपक्व नहीं होती कि वो सारे कानूनों का निर्माण कर सके, तो जनता से जो आशाएं हैं वो करना व्यर्थ है। नंबर 4 की यहाँ बात करते हैं कि खर्चीली पद्धति होती है। नंबर 5 की बात करते हैं विधेयकों का प्रारूप बनाना सरल नहीं होता। तो ये जो बिंदु हैं वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विपक्ष में बिंदु हैं या विरोध में तर्क है। तो आपको लिखने हैं कि एक तो इससे व्यवस्थापिका का जो स्थान है वो गौण हो जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है शासन में विलंब होता है, जो जनता की जो आशाएं हैं, समस्त जनता से जो शासन कला की आशाएं हैं जो वर्ग होती हैं, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, विधेयकों का जो प्रारूप है वो इतना सरल नहीं होता। तो इस प्रकार से जो पक्ष और विपक्ष में तर्क हो गए। एक बार साथ में आपको यहाँ दोबारा बताता हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की साधना आपको पूछी जा सकती है। यहाँ मैंने बताया लोकसभा जनमत संग्रह और आरंभ। ठीक है, जनमत संग्रह 2 भागों में यहाँ बांटा गया है, अनिवार्य जनमत संग्रह, ऐच्छिक जनमत संग्रह। फिर इसके जनमत संग्रह के गुण और दोष आपको यहाँ लिखने हैं। आरंभ को उसी प्रकार आंशिक संशोधन, पूर्ण संशोधन और आरंभ के गुण और दोष आपको यहाँ लिखने हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, तो ये भी आपको परीक्षा में लिखना है। जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में आपको बड़ा सवाल यहाँ पूछा जाता है, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब एक बिंदु पर यहाँ पढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण क्या है। स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो उसकी सफलता का राज यहाँ क्या है। और एक बिंदु पढ़ेंगे अपन कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक तर्क। तो दो बिंदु हैं, तो साथियों पर आगे वाली क्लास में इनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आप अपने नोटबुक से भी इसको पढ़ते रहिए। इन टॉपिकों के बारे में आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।